वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित निबंध है। और इस पाठ का एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और उस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार लेखक एक बार कहीं जा रहा था तो उस समय उसके हाथ पर बेर के पेड़ से एक ओस की बूंद गिर जाती है और वो हथेली पर आकर ठहरती है। लेखक उससे बातें करने लगता है, वो पानी की बूंद ओस की बूंद अपनी कहानी सुनाने लगती है, लेखक भी सुनने लगता है। बड़ी ही रोचक कहानी होती है उसकी। तो ओस की बूंद पानी की बूंद कह रही होती है कि मैं जमीन में थी पहले तो घूम रही थी ऐसे ही, लेकिन इस पेड़ की जड़ों से मैं टकरा गई और जड़ों ने मुझे अंदर खींच लिया। और फिर क्या हुआ, ये जो रोए हैं, जड़ें हैं, ये मुझे अंदर खींचते जा रहे हैं, पीछे से और पानी की बूंद खींच रहे हैं। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, पीछे से दूसरी पानी की बूंद मुझे धक्का दे रही है और मेरे ऊपर भी जो पानी की बूंद चल रही है, ऐसा लग रहा है वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर की ओर खींच रही थी। मैं दोनों के बीच में थी, जो ऊपर जाने वाली बूंद और मेरे नीचे से आने वाली बूंद, मेरे पीछे से आने वाली बूंद, दोनों के बीच में पिस रही थी मैं तो। चलिए अब हम आगे अध्ययन करते हैं। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, अर्थात मैं 3 दिन तक ये सांसत यानी बड़ा ही भारी कष्ट पीड़ा भोगती रही, यानी इनके बीच में फंस गई मैं। धीरे धीरे चल रहा है, वो ऊपर नीचे से और पानी खींच रहे हैं और मैं ऐसे बीच में फंसती रही, ऊपर तने में ऊपर बढ़ती रही। मैं पत्तों के नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल के कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तो पानी की बूंद कहती है कि मैं 3 दिन तक ये कष्ट भोगती रही और 3 दिन बाद में जैसे तैसे मैं पत्ते तक पहुंची, जड़ों से 3 दिन तक मैं ऊपर बढ़ती धीरे धीरे पत्तों तक पहुंच गई। और पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों से मैं जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकली, अर्थात पेड़ क्या करता है, उस पानी को खींचकर सोकर अपनी आवश्यकता के तत्व उसमें से प्राप्त करके फिर रंध्रों से बाहर छोड़ देता है। कभी आपने सोचा होगा, इतनी भयंकर गर्मी में जो पेड़ की छाया होती है वो ठंडी होती है। पेड़ की छाया ठंडी होती है, क्यों होती है वह ठंडी? उसका एक कारण है, क्योंकि पेड़ उत्सर्जन करते रहते हैं पानी का वाष्प। पानी की जो वाष्प है वो पेड़ों के पत्तों से, रंध्रों से वो निकलती रहती है, इसलिए वो क्या होती है, छाया ठंडी होती है। वहां आसपास ठंडक होती है क्योंकि वो रंध्रों से निकलने वाली पानी की बूंदें जमा होती है उसके आसपास। तो पानी की बूंद कह रही है कि मैं उन रंध्रों से बाहर निकली तो मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी। भाई अभी इसकी जड़ की पकड़ में मैं आ गई तो वहां से मैं छूट नहीं पाई, वो जड़ मुझे छोड़ नहीं रही थी और मेरे को अंदर धकेल दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या करूं मैं, अब तो ऐसे निकल नहीं सकती, पर जैसे तैसे कैसे भी मैं पत्ते तक पहुंच जाऊंगी ना तो बाहर निकलकर मैं तुरंत ही उड़ जाऊंगी। परंतु जब मैं बाहर निकली तो ज्ञात हुआ, मुझे मालूम हुआ, मैं जान गई कि अब तो रात होने वाली थी। जैसे ही मैं बाहर निकली थी तो रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वे जा चुके हैं। रात होने वाली है, शाम का समय है, सूर्य अस्त हो रहे हैं और सूर्य की गर्मी प्राप्त करके वह पानी की जो बूंद वह ओस बनकर उड़े। अब सूर्य नहीं है तो कैसे ये ओस बने, ये वाष्प बने, ओस की बूंद, और उड़े कैसे? तो जब मैं उस पत्ते के रंध्र से बाहर निकली तो सूर्य नहीं था। सूर्य होता दिन में बाहर आ जाती मैं तो वाष्प बनकर उड़ जाती, लेकिन सूर्य ही नहीं है, शाम का समय था और शाम के समय में उस रंध्र से बाहर निकली और बाहर निकलकर देखा कि ये जो वायुमंडल है इसमें जल के अनेक कण उड़ रहे हैं।
मेरे लिए वहां स्थान नहीं था। जल के कई कण, क्योंकि सारे पेड़ छोड़ रहे हैं, तो जल के अनेक कण इसमें उड़ रहे हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में फुल जल जल के कण उड़ रहे हैं, तो मेरे लिए जगह नहीं थी। मैं भी उड़ता, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं थी। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर, मैंने अपने भाग्य पर भरोसा किया कि मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, और क्या कि जब मैं निकलने वाली हूं तो सूर्य ही नहीं है, तो मेरे भाग्य में यही लिखा है। तो अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही बैठी रही, पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, पत्तों पर ही वहीं जमा हो गई बूंद, पानी की बूंद, ओस की बूंद, बूंद बनकर वहीं बैठी रही, मैं वहीं सिकुड़ी रही, पड़ी रही एक जगह। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई, मुझे विश्वास हुआ कि अब मेरी जान बच जाएगी, मेरी जान में जान आ गई। नहीं तो मैं तो बड़ी दुखी थी, और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं बच पाऊंगी। और रक्षा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी हूं, और तुम मेरी रक्षा करो, तुम मुझे बचाओ। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कहते हैं, पानी की बूंद की जो मैंने कहानी सुनी, वह कहानी इतनी मार्मिक थी कि पानी की बूंद किस तरह, देखो कितना दुख पाकर वो बाहर निकली, और बाहर निकलने पर भी उसके तो जीवन में दुखी लिखा था, सूर्य ही नहीं था। तो पानी की इस दुख भरी कहानी, भावपूर्ण कहानी, भावुक कर देने वाली कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा, जब तक तुम मेरे हाथ में हो, जब तक तुम मेरे पास हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जड़े, ये पत्ते तुम्हें छू नहीं सकते, मैं छूने नहीं दूंगा इनको, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूं, उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। पानी की बूंद कहती है लेखक से कि अरे भाई साहब, भैया तुमने मुझे सुरक्षा प्रदान की, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये सुरक्षा कब तक चाहती हूं, जब तक सूर्य न निकले तब तक तुम मेरी सुरक्षा कर लो बस, उसके बाद में तो मैं स्वयं ही उड़ जाऊंगी। सूर्य के दर्शन करते ही, सूर्य का प्रकाश जब मुझ पर पड़ेगा तो मैं वाष्प बनकर उड़ जाऊंगी, फिर तो मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ जाएगी, फिर किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक आप मेरी सुरक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, मैं तुमसे रक्षा चाहती हूं तब तक। जैसे ही सूर्य निकलेगा, सूर्य के दर्शन हो जाएंगे तो मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, मैं वाष्प बनकर उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। बूंद कहने लगी कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवन की यात्रा है, ये बड़े ही विचित्र अनोखी घटनाओं से भरी हुई है। परिपूर्ण यानी भरी हुई, विचित्र यानी अनोखी, तो ऐसी अनोखी घटनाओं से परिपूर्ण है, भरी हुई है। और मैं वह कहानी, मेरे जीवन की कहानी अगर तुम्हें सुनाऊं ना तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। जो तुम मुझे हाथ पर लेकर हथेली को ऐसे रखोगे, तुम्हारा हाथ ही दर्द करने लगेगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी कहानी में होगा ना, मैं कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हें दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हारा हाथ दुखेगा ही नहीं। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओषजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। लेखक कहने लगा, अरे वाह भाई, तुम्हारी कहानी अगर इतनी जबरदस्त है तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो पानी की बूंद कहने लगी, बहुत दिन हुए, बहुत बहुत दिन पहले की बात है, बहुत दिन हो गए। मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वज हद्रजन यानी हाइड्रोजन और ओषजन यानी ऑक्सीजन, मेरे पूर्वज यही है, इनसे ही तो मैं पैदा हुई हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण मिलकर ही तो जल बनता है, तो मैं इनसे ही पैदा हुई हूं। तो मेरे जो पूर्वज है, मेरे दादा परदादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें, ये मेरे दादा परदादा है, और ये दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। विद्यमान यानी मौजूद थी, लपटों के रूप में यानी ज्वालाओं के रूप में। सूर्यमंडल, सूर्य से तो आग निकलती है, और यह पूरा सूर्यमंडल ही लपटे, इन पूरे सूर्यमंडल में लपटें निकल रही थी, और मेरे पूर्वज भी उन्हीं लपटों के रूप में विद्यमान थे, मौजूद थे।
वे भी उसी लपटों के अंदर थे, वे भी वैसे ही जल रहे थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी लपटों के रूप में ही विद्यमान थे इस सौर मंडल में, सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। देखो भैया, बहुत दिन पुरानी बात है। ये जो सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, ये जो पूरा सूर्यमंडल, तारे, नक्षत्र है, ये सब अपने अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहे हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो पूरा सौर मंडल है, ये पूरा ही गतिमान था, अपने अपने निश्चित मार्ग पर, जो इनका निश्चित मार्ग है उसी मार्ग में चक्कर काट रहा है, पूरा सूर्यमंडल घूम रहा है। वे दिन थे, बहुत पुराने दिन थे, जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मची हुई थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, ग्रह टूट टूट कर नए नए ग्रह बन रहे थे, उपग्रह बन रहे थे, ग्रहों के ग्रह से टूटकर बना हुआ उपग्रह, इनका निर्माण हो रहा था। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? तुम कह रही हो कि हमारे पुरखे मौजूद थे उस समय, क्या अब नहीं है? बताओ ना, क्या अब तुम्हारे पुरखे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब सूर्यमंडल में विद्यमान नहीं है क्या? है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। पानी की बूंद कहती, भाई अभी भी है, हमारे पुरखे तो अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारे पुरखों से जो नए और उनके वंशज, हमारे पुरखों के वंशज, उनसे जो पैदा होने वाली पीढ़ियां हैं, अपनी भयावह लपटों से, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से, भयावह यानी भयंकर, सूर्यमंडल में तो बड़ी भयंकर आग लगी हुई है, क्यों सूर्य जल रहा है तो सूर्य से जो टुकड़े हुए वो भी तो जल रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में ही, पूरे वायु, उस सूर्यमंडल में ही आग लगी हुई है, लपटों लपटे ज्वालाओं के रूप में विद्यमान है। तो उनके जो वंशज है, उनसे बनने वाले और जो सूर्यमंडल है, उनके वंशज यानी उनसे जो टुकड़े हुए हैं, उनसे नए नए ग्रह बने हैं, वो भी आग के लपटों में, वो भी तो आग की लपटें, आग की लपटों के बीच में विद्यमान है, वो स्वयं ही जल रहे हैं। तो अब भी उनका मुख उज्ज्वलित किए हुए, उज्ज्वल किए हुए हैं। तो अब भी हमारे वंशज मौजूद है, हमारे वो पुरखे मौजूद है और उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। सूर्य का धरातल, सूर्य की जो जमीन है, सूर्य की, जैसे हमारी जमीन है ये पिंड है, वैसे ही सूर्य भी पिंड है, तो सूर्य का भी तो स्थल होगा। तो हमारे पुरखे कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सूर्य के ऊपर विद्यमान थे और उसी में नाचते हैं, उसी पे घूमते हैं, क्योंकि वो भी आग की लपटों में ही विद्यमान है, सूर्य के ऊपर ही। तो सूर्य की धरातल पर, सूर्य के स्थल पर नाचते रहते हैं, वहीं पर उड़ते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। पानी की बूंद कहने लगी, भैया एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड यानी बहुत ही तेज प्रकाश पिंड यानी ग्रह दिखाई पड़ा। बहुत दूर से एक ग्रह आता हुआ दिखाई पड़ा, प्रचंड, बड़ा ही तेज प्रकाश पिंड यानी आग का गोला, आग का ग्रह, प्रकाश यानी आग समझ लो, आग का गोला आ रहा है उधर से और बहुत बड़ा गोला आ रहा है, प्रकाश पिंड उधर से आ रहा है, बड़ा ही जगमगाता हुआ। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। किनकी? दूसरे ग्रहों की समझ लो या हमारे पुरखों की समझ लो। हमारे पुरखों की आंखें चौंधियाने लगी। वो जो प्रकाश पिंड आ रहा था, बड़ा दूसरा ग्रह आ रहा था, वो बड़ा प्रकाश दे रहा था, जलता हुआ आ रहा था, तो उसकी तरफ देखते ही देखा ही नहीं जा रहा था। आंखें चौंधियाने लगी थी, आंखें ही बंद होने लगी थी उसके प्रकाश से। यह पिंड, वो जो दूसरा पिंड आ रहा है बड़ा, यह बड़े तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, बड़े ही तेजी से सूर्य की दिशा में सूर्य की ओर आ रहा है और बड़ी तेज गति से आ रहा है। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। जो दूर है
तो वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे 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 पास आ रहा था तो हमें बहुत बड़ा लग रहा है। आप देखो हवाई जहाज ऊपर उड़ती है तो छोटी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे अगर नीचे उतरेगी पास आएगी तो बहुत बड़ी दिखाई देगी। वो इतनी बड़ी है लेकिन दूर है तो छोटी दिखाई दे रही है, पास आएगी तो बड़ी। ऐसे ही ये जो दूसरा पिंड है, दूर था तो बड़ा तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा तो और बड़ा दिखाई दे रहा, और बड़ा दिखाई दे रहा, पास आता जा रहा है। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। ऐसे ही सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो नया पिंड है ये सूर्य से भी बहुत भारी बड़ा है, बहुत ही भारी है, लाखों गुना बड़ा है। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। उसकी महान यानी बहुत ज्यादा आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति। आकर्षण यानी खींचना, खींचने की शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण होगा तभी तो खींचेगा ना। तो उस पिंड में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था, और वह उस गुरुत्वाकर्षण से हमारा सूर्य भी कांप उठा और उसकी ओर खींचने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। हमें तो ऐसा लगने लगा कि ये जो ग्रहराज आ रहा है, बड़ा ही विशाल पिंड आ रहा है, ग्रहों का राजा है, ये सबसे बड़ा ग्रह होगा शायद। इतना बड़ा, सूर्य से लाखों गुना बड़ा, इतना बड़ा तो हमने पहले देखा नहीं था। और इतने बड़े ग्रह से अगर हमारा सूर्य टकरा गया तो ये तो चूर्ण हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। वैसा न हुआ, पर जैसा हम सोच रहे थे वैसा न हुआ। हम सोच रहे थे कि सूर्य से टकराएगा और सूर्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। वह जो पिंड आ रहा था वह सूर्य से हजारों मील, सहस्त्रों यानी हजारों, सहस्त्र यानी हजार, तो हजारों मील दूर से ही वापस लौट गया, घूम चला, वापस लौट गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। उसकी भीषण खतरनाक आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से जब लाखों गुना बड़ा है तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसकी लाखों गुना गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होगी, तो सूर्य को अपनी तरफ खींच सकता है वह। जैसे धरती की गुरुत्वाकर्षण है तो धरती से लाखों गुना बड़ा सूर्य है, तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ज्यादा है, और वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा है तो वह सूर्य को भी अपनी ओर खींच सकता है। तो सूर्य खींच रहा था उसकी ओर, तो ज्यादा पास नहीं आया, थोड़ा दूर था, तो हजारों मील दूर था, वहीं से वो वापस घूम गया। लेकिन सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया उसके गुरुत्वाकर्षण से, वह खींच रहा था तो सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर उस ग्रह के पीछे यानी उस ग्रह उसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में चला गया, वह खींच रहा है उस टुकड़े को। जो सूर्य का टुकड़ा टूटा वह उस बड़े ग्रह की ओर जाने लगा। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खींचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। सूर्य के दो टुकड़े हुए तो सूर्य का जो छोटा टुकड़ा हुआ उसे उस ग्रह ने, उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने खींच लिया, और वो तो लाखों गुना बड़ा था तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी लाखों गुना ज्यादा थी। तो इतनी स्पीड से वो गया कि जो टुकड़ा टूटा सूर्य का वह भी उतनी स्पीड में गया कि वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया, बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसकी ओर खींच रहा था। तो ये जो सूर्य का टुकड़ा टूटा था यह भी कई टुकड़ों में बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये जो हमारी धरती है ना, सूर्य का जो टुकड़ा टूटा था और उस टुकड़े के कई टुकड़े हो गए थे, उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये हमारी धरती भी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। पानी की बूंद कह रही है कि भैया शुरू की बात सुनोगे ना, तो ये जो शुरुआत में है, ये शुरुआत में यह भी बड़ा आग का गोला थी, ये हमारी धरती भी ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अच्छा, तो ये बहुत आग थी उस समय है। हाँ भैया, बहुत जबरदस्त, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौर्य मंडल ही जल रहा था। तो बताओ ना फिर ऐसी लपटों में तुम पानी कैसे बनी? लपटों में तो भाप बनकर उड़ जाती है, तो तुम पानी की बूंद कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। देखो, उस समय उन दिनों की बात तो मुझे पूरी ठीक से याद नहीं आ रही है और ठीक से पता भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ग्रह है, ये धरती, ये धीरे धीरे ठंडा होता गया, ये ठंडी हो गई। इतनी जबरदस्त पहले आग लग रही थी, लेकिन धीरे 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 ये ठंडी हुई। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हद्रजन और औसजन
के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूं। देखो शुरू की बात तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये जो हमारा ग्रह है ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा हुआ। पहले तो ये उबल रहा था लावे की तरह, लेकिन जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो रासायनिक क्रिया हुई ना, उस क्रिया के कारण में औष की बूंद में पानी की बूंद उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और ये जो फिर रासायनिक क्रिया हुई, उस क्रिया से ही मेरा जन्म हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व, अपना स्वयं का स्वरूप जो था, वो जो गैस थी, दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन दोनों मिलकर अपना प्रत्यक्ष रूप गंवा चुके हैं। अब क्या बन गए? पानी बन गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहे, वो अब तो पानी बन चुके हैं। तो उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व तो खो चुका है। प्रत्यक्ष अस्तित्व क्या था? गैस। अब गैस नहीं रही, अब तो क्या बन चुकी है? पानी बन चुकी है। तो उन्होंने अपना स्वरूप खोकर, अपना अस्तित्व गंवाकर मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। जैसे धरती ठंडी हुई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, रासायनिक क्रिया हुई और मैं बनी पानी। तो उस समय गर्मी तो थी, उस गर्मी से मैं भाप के रूप में उत्पन्न हुई और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस धरती के चारों ओर गैस रूप में, भाप के रूप में घूमती रही, भाप के रूप में घूमती रही। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे पता नहीं ठीक से। कई वर्षों तक मैं घूमती रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। फिर पता नहीं हजारों करोड़ों वर्षों तक मैं घूमती रही, लेकिन अचानक क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अरे मैं तो पहले भाप के रूप में थी, ये क्या हो गया? ठोस यानी कठोर बर्फ बन चुकी है। ये कठोर बर्फ कैसे बन गई मैं? मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। पहले भाप रूप में मैं खूब फैलकर उड़ रही थी। भाप तो उड़ती है भाई, खूब लंबी चौड़ी, लेकिन बर्फ तो एक छोटा टुकड़ा हो जाती है। बर्फ उस भाप का छोटा हिस्सा बन जाती है। तो पहले तो मैं खूब विशाल रूप में थी, बड़ा शरीर था मेरा, भाप रूप था, खूब उड़ती थी, लेकिन अब बहुत ही छोटा शरीर हो गया, बर्फ बन गई। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। पहले में अगर मान लो 100% था तो अब 70% रह गया, कम हो गया मेरा शरीर। पहले भाप रूप में फैला हुआ था, अब बर्फ बनकर एक जगह जम गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर कई बर्फ के टुकड़े बने हुए हैं। मेरे ही साथी है पानी। जो पहले मैं भाप रूप में थी तो मेरे साथी भी भाप रूप में थे। मैं बर्फ बनी तो मेरे साथी भी बर्फ बन गए। चारों ओर मेरे सारे साथी बर्फ बनकर पड़े हुए हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जहां तक खूब लंबे पूरी धरती पर ऐसे पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ जम गई। सारी जो भाप थी वो बर्फ जम गई, बर्फ में बदल गई। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हम बर्फ बन गए थे और जैसे फिर सूर्य उदय होता तो सूर्य की किरणें जब बर्फ से टकराती तो आहा क्या रंगीन किरणें उत्पन्न होती, क्या सौंदर्य सुंदरता चारों ओर बिखर जाती है। उस बर्फ से टकराकर सूर्य की किरणें वापस परावर्तन के कारण वापस लौटती है और रंगीन किरणें वापस पड़ती है। तो क्या सौंदर्य, क्या सुंदरता चारों ओर फैल जाती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। हमारे कितने साथी तो ऐसे थे, यानी बर्फ के छोटे टुकड़े। तो जैसे अभी शीतकालीन हवाएं चलती है तो वो बर्फबारी होती है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। तो आंधी के साथ में, तेज हवा के साथ में ऊंचा उड़ने के लिए, अहो नाचने के लिए, उछलने कूदने के लिए, खेलने के लिए कमर कसे यानी तैयार बैठे रहते थे कि कब हवा आए और हम उड़कर यहां से चले, उछले कूदे खेले।
बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। पानी की बूंद कह रही है कि उस समय देखो हम बर्फ बनी और सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता तो क्या गजब का सौंदर्य चारों ओर बिखर जाता था। और हमारे कई साथी, हम भी हवा चलती तो ऊपर उछल उछल कर खेलते, उड़ते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। अच्छा, तो बड़े आनंद का समय रहा होगा उस समय, तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा। हाँ, बड़े आनंद का समय था वह तो हमारे लिए। पानी की बूंद कह रही हमारे लिए बड़े आनंद का समय था वह। ओ, कितने दिनों तक तुमने ये आनंद, कितने दिनों तक लिया? कई लाखों वर्षों तक। हैं? कई लाख वर्षों तक? हाँ भाई, चौको नहीं, लेखक चौका। कई लाख वर्ष? अरे हम तो 100 साल ही जिंदा नहीं रह पाते। तुम कई लाखों वर्षों तक ऐसा आनंद तुमने उठाया? हाँ भाई हाँ, चौको मत, आश्चर्यचकित तुम हो मत। हमने कई लाखों वर्षों तक यह आनंद उठाया है। और तुम लाखों वर्षों की बात, ये 100-200 1000 वर्ष तो हमारे लिए दाल में नमक के समान भी नहीं है। जितना तुम दाल बनाते हो और थोड़ा उस दाल में चुटकी भर नमक डालते हो ना, थोड़ा सा, तो हमारे जीवन में 100-200 साल तो उस नमक से भी कम है। तुम कहो ना लाखों साल, तो वो नमक के बराबर भी नहीं होगा। तुम कहो करोड़ साल, तो वो नमक के बराबर हो। तो यानी हम तो कई करोड़ों वर्ष, कई लाखों वर्ष हमने यह आनंद उठाया है। हम बर्फ के रूप में रही है, हम भाप के रूप में रही है। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओश की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी यानी लंबे काल से जीवित रहने वाले से वार्तालाप करके, कौन? पानी की बूंद से वार्तालाप यानी बातचीत। तो ये लेखक ऐसे दीर्घ जीवी, कौन? उस पानी से बातचीत कर रहे हैं जो दीर्घ समय से जीवित है, करोड़ों वर्षों से जीवित है। पहले भाप में था, फिर बर्फ में, अब ये पानी की बूंद में मेरे हाथ पर है। तो ये पानी की बूंद कितने वर्षों पुरानी है? ये करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो ऐसे दीर्घ जीवी, ऐसे लंबे समय से जीवित रहने वाली वस्तु से, ऐसे जीवित रहने वाली चीज से मैं बातचीत कर रहा हूं। ओ हो, मेरे तो भाग्य खुल गए। करोड़ों वर्ष पुराने मानो कोई संत हो, उनसे मैं बात करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और ओश की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति बढ़ चली। उसके प्रति मेरे मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। ओहो, ये तो क्या है, बड़ी करोड़ों वर्ष पुरानी चीज मेरे हाथ पर आ गई और मैं इससे बात कर रहा हूं। मानो कोई महान संत मिले और वो हमसे बात करे तो गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे? कोई बड़ा आदमी मिलकर हमसे बात करे तो हम गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे? तो ऐसा दीर्घ जीवी से लेखक बातचीत करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है और उसके प्रति, पानी की बूंद के प्रति, ओश की बूंद के प्रति उसके मन में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, उसके प्रति विश्वास ज्यादा बढ़ गया।